नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे और नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। परिभाषाओं का सारांश। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटे। हमने लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही हमारे सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों को और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। लोकतंत्र ही क्यों? मैडम लिंग 2 की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। योलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता? हो जाता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? तांकिनी, लेकिन लिंग 2 मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? जेनी, हाँ, ये गलत रास्ता है। लोकतंत्र हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रिमियांग, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जेनी, तो भी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। देश की परवाह किसे है? पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर यह खुद भ्रष्ट हो तब? रोज, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। दोई, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती, आपको अपनी
अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र न हो? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है, पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क
तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों टकरावों को समाने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह बाहरी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियाँ भी जुदा जुदा मतलब अलग अलग। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम भी न हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। चले अब इस चर्चा को समेटे। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग के साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। हम मतदाता बहुत नाराज हैं। हम अब और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए। इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया, हमारा धन हड़प लिया। 26 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है।
यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र व्यर्थ अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासकों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार पर भी जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन, पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अन्य पहलुओं में प्रासंगिक और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। अब समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब समुदाय छोटा हो और तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर
इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना और अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक पक्का नहीं लिखे। क्या है? देश का है। जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो अपने इस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं कि पहले में क्या कह रहा है कि जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो वो क्या, कौन सी सरकार हुई? वो अलोकतांत्रिक हो गई। ठीक है। है एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों चुनाव जीतती आ रही है, तो वो पक्का नहीं है। लोकतांत्रिक भी है, अलोकतांत्रिक। ठीक है। थर्ड है अपना, थर्ड क्या था? पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो वो लोकतांत्रिक हो गई। ठीक है। और यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो स्वतंत्र मतलब ये भी अलोकतांत्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक पक्का नहीं लिखें। इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ये भी ऐसा ही है। ठीक है। पहला क्या है? संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई सूचना संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। तो ये क्या है? अलोकतांत्रिक है। नेक्स्ट है संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। तो ये नहीं बना सकती, मतलब ये लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है। नेक्स्ट है देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, ये लोकतांत्रिक है। ठीक है। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। तो ये भी एक अलोकतांत्रिक है। ठीक है। एक तरह का तानाशाही वाला अलोकतांत्रिक हुआ, मतलब कोई किसी का नहीं मानना। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? फर्स्ट है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। और यह कथन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि लोगों की समृद्धि और खुशहाली देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, न कि सरकार के स्वरूप पर। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि देश में लोकतांत्रिक सरकार के मौजूद होते हुए भी वहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत ही इसका एक अच्छा उदाहरण है।
जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे स्वतंत्र राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। तो इसके बारे में देखते हैं कि गैर लगाए, क्योंकि इनमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। क्योंकि और बाकी तो ठीक है, लेकिन ये गैर वाला कह रहे हैं लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो इसका आंसर हमने देखा, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार के मौजूद होते भी वहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। तो क्या है, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो संसद द्वारा कानून पारित करना लोकतांत्रिक है, परंतु इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि के लिए पारित करना लोकतांत्रिक है। ठीक है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी। चुनाव आयोग द्वारा किसी मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव का आदेश देना लोकतांत्रिक है, जबकि मतदान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करना अलोकतांत्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संसद में औरतों का प्रतिनिधि 10% तक ही पहुंचा। इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की। महिलाओं द्वारा संसद में 1/3 स्थानों के आरक्षण की मांग लोकतांत्रिक है। हक रखना लोकतांत्रिक है, जबकि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधि 10% से कम होना एक लोकतांत्रिक मतलब मनमर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है। विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। ख है, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। ग है, सरकार को अगले चुनाव में अपनी प्रजा का डर होता है। ग है, लोगों को कोई भी तर्क मानने उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि लोगों का कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। तो हम सभी को पढ़ के इसका आंसर की ओर जाएंगे। पढ़ते हैं। पहला है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते मुकदमा दायर करना। ख है, अगले चुनाव बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। ग है, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। घ है, सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत लेना। तो यही अपना आंसर होगा, क्योंकि रिश्वत देना एक अलोकतांत्रिक हो गया, मतलब अपनी मर्जी का वो करना। तो इसका आंसर ग होगा। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत देना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। सेना देश का सबसे अनुशासित भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। ठीक है, तो सैनिक शासन सदा ही अलोकतांत्रिक होता है।
इस शासन प्रणाली में लोगों को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं होती है और वे सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। सैनिक शासन वास्तव में तानाशाही का ही दूसरा नाम है। इसके अतिरिक्त अनेक सैनिक अधिकारी अनुशासनहीन भी होते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र का संबंध सिर्फ बुद्धिमानों से नहीं होता। शासन में उन लोगों को भाग लेना चाहिए जो जनता की इच्छा का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुमत के शासन की इसलिए आवश्यकता है कि वे अधिक से अधिक लोगों के हितों तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नीतिगत फैसला ले सकें। ठीक है, गैर देखो, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तो धार्मिक नेताओं द्वारा शासन प्राय अलोकतांत्रिक होता है। इसमें सांप्रदायिक आधार पर लोगों में विभाजन रहता है, जो कई बार तो सांप्रदायिक दंगों का रूप धारण कर लेता है। कई धार्मिक नेताओं को तो प्रशासन के संचालन का कुछ ज्ञान ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? क्या बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहाँ माँ बाप तय कर देते हैं। तो पहला कथन अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। यह कथन लोकतंत्र सापेक्ष नहीं है, क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उस लड़की को ही अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, क्या है, छात्र से शिक्षक कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत भटकाओ। तो दूसरा कथन कह रहा है कि अलोकतांत्रिक है। दूसरा कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ तो जो एक अध्यापक कर सकता है वह है यह है कि छात्र से कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्न के उत्तर जान सकते हैं, किंतु उसे छात्र प्रश्न के उत्तर देने चाहिए। ठीक है, गैर अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तीसरा कथन कह रहा है कि तीसरा कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो। कर्मचारी सदैव कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताइए। क्या है, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो जिस देश के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं उसे लोकतंत्र ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करना लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, इसलिए ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी के लिए सहमत नहीं होगा। ठीक है, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नागरिकों को अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। उनको सभी भाषाओं को अपने माध्यम में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है,
सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सभी लोकतांत्रिक राज्य अपने नागरिकों को हड़ताल करने का अधिकार देते हैं। इससे राज्य अलोकतांत्रिक नहीं बन सकता, यह एक लोकतंत्र है। ठीक है। यह कह रहा है देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी नीतियों विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। यह अलोकतांत्रिक है क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न सरकारी नहीं होने चाहिए। लोगों को समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न द्वारा अपने विचार प्रकट करने तथा सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। 10 क्वेश्चन देखो। अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि पहला कह रहा है सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी। ठीक है, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवार के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवार में प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% हिस्से में आते हैं। नेक्स्ट देखो, राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवार से आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिक को उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट, जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदार करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने के पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाकर भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखे। तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि लोकतंत्र तथा गरीबी के बारे में कि सामान्य लोगों के हित के लिए लोकतंत्र बहुमत का शासन है, किंतु आजकल इसका उपयोग उन मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए हो रहा है जिनके पास धन, संसाधन या शिक्षा है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे का 95% अमीर लोगों से आता है, इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णय को अपने पक्ष में प्रभावित करने में सफल रहते हैं। दूसरे गरीब लोग राजनीति में कम भाग ले पाते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं की ओर सरकार कम ध्यान देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक भारत में अमीरों तथा गरीबों के बीच का अंतर और तेजी से बढ़ता जा रहा है। गरीब और गरीब हुए हैं, जबकि अमीरों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह इनके प्रकार सक्षम लोगों द्वारा सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाया जा रहा है तथा गरीब इनसे वंचित रहते जा रहे हैं। ठीक है। और हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों में तेजी से गिरावट होता दिख रहा है। राजनेता अक्सर अमीरों और पूंजीपतियों की चिंताओं पर नियमित रूप से गौर करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनेताओं ने राजनीति को एक व्यवसाय में व्यवसाय के रूप में कर दिया है। वे अब जनता की समस्याओं का हल निकालने के लिए राजनीति में नहीं जाना चाहते, बल्कि अपने व्यक्तिगत तथा वर्गीय फायदे के लिए इसे पैसा बना रहे हैं। राजनीति में धन तथा बल के उपयोग में इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा है। यह ऊपर से लोकतंत्र दिखाए भी हुए हैं, व्यवहार में स्वेच्छा जारी है। आए दिन होने वाले घपलों के द्वारा विकास की राशि को नेताओं, व्यापारियों, ठेकेदारों तथा
अन्य सक्षम वर्गों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है और गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। जनता के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वह जब चाहे अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकते हैं और उन्हें जवाबदेह बना देना चाहिए। साथ ही चुनाव में धन के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए, तभी लोकतंत्र का सही रूप सामने आएगा और आम जनता की समस्या की ओर ध्यान दिया जा सकेगा। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर और साथ में क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।